हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। राजू अपने पिता को कंधा दे रहा था। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। गांव के कुछ और लोग भी वहां पर मौजूद थे। गांव के ही एक चाचा गजोधर ने राजू को दिलासा दिया। बेटा, अपने आप को मजबूत बनाओ। भला होने को कौन टाल सकता है। हम सबको एक ना एक दिन तो जाना ही है। ये तो मुझे भी पता है गजेंद्र चाचा कि हम सबको एक ना एक दिन जाना है। तो क्या ये सोचकर मैं अपने पिता की मौत पर नाचने कूदने लग जाऊं? अरे नहीं बेटा, मैंने ऐसा कब कहा। मैं तो बस तुम्हें सांत्वना दे रहा हूँ। ये पूरा गांव तुम्हारा परिवार है। चाचा, ये पूरा गांव क्या, ये पूरा शहर, ये पूरा राज्य, ये पूरा देश, ये पूरा ब्रह्मांड भी मिलकर मेरे बाप की कमी को पूरा नहीं कर सकता। हाँ बेटा, तेरी ये बात भी बिल्कुल सही है। गजोधर को लग गया कि राजू का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए उसने बोलना बंद कर दिया। खैर, उसने अपने पिता को मुखाग्नि दी और घर लौट आया। अब राजू घर में अकेला रह गया था, क्योंकि उसकी माँ तो बहुत पहले ही चल बसी थी। वो पूरी तरीके से अकेला हो चुका था। वो छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मैं अपने माँ बाप को कोई खुशियां नहीं दे पाया। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, कमाने धमाने लगूं, लेकिन उनकी ये इच्छा भी मैं पूरी नहीं कर पाया। तभी वहाँ पर गजोधर का बेटा सुरेश आ गया। अरे सुरेश, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? रात हो गई है, गांव में चारों तरफ सन्नाटा है। चलो गांव की पुलिया पर बैठकर गप्पे मारते हैं। सुरेश, तुम्हारे पिताजी कम दिमाग खाते हैं कि तुम भी मेरा दिमाग खाने चले आए? राजू, गुस्सा हमेशा तुम्हारी नाक पर ही बैठा रहता है। ठीक है, तुम यहीं अकेले बैठकर रोते रहो, मैं जा रहा हूँ घर। सुरेश वहाँ से जाने लगा कि तभी अचानक राजू ने सुरेश का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। माफ करना दोस्त, मुझे पता है तुम मुझे अकेला देखकर मेरा दिल बहलाने आए हो। गजोधर चाचा भी मुझे सांत्वना दे रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें भी उल्टा सीधा कह दिया। क्या करूं यार, मेरे पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। समझ में नहीं आता कि क्या करूंगा अब मैं। यहाँ घर में बैठे रहेगा तो तुझे पिताजी की याद सताती रहेगी। चलो पुलिया पर चलते हैं, वहाँ गगन काका की बनाई हुई बढ़िया मैगी खाएंगे। राजू सुरेश के साथ चला गया। बातें करते करते दोनों पुलिया पर पहुँच गए। वहाँ पर गगन काका मैगी की दुकान खोले हुए थे। अरे गगन काका, इतनी रात हो गई, आप अभी तक दुकान खोलकर बैठे हो? बाकी मैगी वाले तो दुकान बंद करके चले गए। अब क्या करूं बेटा, मेरा घर में कोई इंतजार करने वाला तो है नहीं। और बेटा राजू, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? चिंता मत करो, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। अरे काका, बार बार उसे पिताजी की याद मत दिलाइए, वो वैसे भी परेशान है। काका, हम लोगों के लिए मैगी लगा दो और मुझे जल्दी से मैगी बनाना सिखा भी दो, क्योंकि मैगी बनाना आसान है, जल्दी बन जाती है। तो सुबह उठकर मैं मैगी ही बना लिया करूंगा। ठीक है बेटा, ये लो, पहले मैगी खाओ, उसके बाद मैं तुम्हें मैगी बनाना सिखाता हूँ। उसके बाद काका ने राजू को मैगी बनाना भी सिखा दिया और राजू घर आ गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। रात भर उसे अपने माता पिता की यादें सताती रही। सुबह राजू जल्दी उठकर अपने खेतों की तरफ चला गया। पिताजी ने कद्दू बोए थे, कद्दू उगने से पहले ही मेरे पिताजी चल बसे। इन्हें थोड़ा खाद और पानी दे देता हूँ। अब जल्दी से दुकान जाता हूँ और मैगी ले आता हूँ। मैगी 2 मिनट में बन जाती है, बस वही खा लूंगा। राजू गांव की एक दुकान पर गया और ढेर सारी मैगी लेकर आ गया। ऐसे ही दिन बीतते रहे और उसके बाद पैसे भी अब ज्यादा नहीं बचे थे। इतने दिनों से मैं मैगी ही खाता जा रहा हूँ, इसलिए कम से कम खर्चा तो चल गया। अगर मैं खाना बनाता तो पैसा ज्यादा खर्च हो जाता, लेकिन अब तो मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे भी नहीं बचे। अब मैं क्या करूंगा? ऐसा करता हूँ, सुरेश के घर जाता हूँ, वो जरूर कोई ना कोई तरीका बताएगा। राजू उसी वक्त उठा और सुरेश के घर चला गया। घर के बाहर ही उसे सुरेश के पिता गजोधर मिल गए। राजू ने गजोधर के पैर छुए। खुश रहो बेटा। अरे राजू, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? चाचा, अब मैं भले ही अकेला रह गया हूँ, लेकिन जिंदगी कहीं कोई नौकरी हो तो बताइएगा, मेहनत मजदूरी भी कर लूंगा। हमारे छोटे से गांव में तुझे कहाँ नौकरी मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा मेहनत मजदूरी ही मिलेगी, उससे जिंदगी थोड़ी ना चलने वाली है। तुझे शादी भी तो करनी है। चलो गगन काका के पास चलते हैं, वहीं बैठकर बात करेंगे। राजू गजोधर को लेकर गगन काका की पुलिया पर बैठ गया। राजू बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। मैं चाहता हूँ कि ये मैगी की दुकान आज से तू संभाल ले। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मुझे भी खाना पीना देते रहना, उसके बाद से ये दुकान तेरी। अरे नहीं काका, अभी तो आप 100 साल जियोगे और मैं आपकी बनी बनाई दुकान क्यों ले लूं? इस दुकान को बनाने में आपने मेहनत की है, मैंने नहीं। राजू बेटा, अगर मेरी कोई औलाद होती तो ये दुकान उसी के नाम हो जाती। तू भी मेरे बेटे जैसा ही है, मेरी आखिरी इच्छा नहीं पूरी करेगा।
इतना कहने के बाद राजू ने काका की बात मान ली। अब राजू भी गगन काका के साथ मैगी बनाकर बेचने लगा। लेकिन अगले ही दिन गगन काका भी गुजर गए। राजू ने ही गगन काका को मुखाग्नि दी। सुरेश, ऐसा क्यों होता है कि मेरा जिससे भी लगाव होने लगता है वो मुझे छोड़कर चला जाता है? गगन काका भी मेरे पिता जैसे थे, वो भी दुनिया से चले गए। कल ही उन्होंने मुझे अपनी दुकान सौंपी और आज ही दुनिया छोड़कर चले गए, मानो उन्हें अपनी मौत का पता चल गया हो। कभी कभी ऐसा होता है राजू, कभी कभी अपनी मौत का अंदाजा थोड़ा बहुत होने लगता है। इसीलिए तो उन्होंने तुझे अपनी दुकान सौंप दी। अब तेरा फर्ज ये है कि तू पूरी मेहनत के साथ ये दुकान चला। राजू मैगी की दुकान चलाने तो लगा, लेकिन जो लोग काका को जानते थे उन्होंने काका की मौत के बाद उनकी दुकान पर आना बंद कर दिया। सुरेश, मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी मैगी में कुछ अलग डालना होगा, तभी लोग मेरे पास आएंगे। मैगी में ढेर सारी हरी सब्जियां डाल सकते हैं। सुरेश, मेरे पिताजी ने खेतों में कद्दू के बीज बोए थे, अब वो कद्दू बड़े हो गए, उनका इस्तेमाल मैगी बनाने के लिए मैं कर सकता हूँ। ये तूने बिल्कुल सही कहा राजू, कद्दू मैगी आज तक किसी ने नहीं बनाई होगी। अगले दिन मैगी की दुकान पर उसने कद्दू मैगी नाम का बोर्ड लगा दिया। अब वो अपनी मैगी में कद्दू को लकड़ी की आग में पहले गर्म करता था। उसके बाद जब वो कद्दू पक जाते तब उसके ऊपर ढेर सारे मसाले, लाल मिर्च, गरम मसाला, जलजीरा, काला नमक, सफेद नमक, ये सब डालकर एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली मैगी तैयार करता था। अरे राजू, ये कद्दू मैगी क्या होता है भाई? चाचा, एक बार खाकर देख तो लो, पता चल जाएगा। तो लगा दो फिर इसी बात पर एक प्लेट। राजू ने उन लोगों के लिए एक एक प्लेट कद्दू मैगी लगाई, जिसका स्वाद उन लोगों को बहुत पसंद आया। उस दिन से सारे ग्राहक राजू की दुकान पर ही आने लगे। सामने वाली दुकानों पर सन्नाटा छा गया। तब सामने वाली दुकान वालों ने एक प्लान बनाया। यार, इस राजू के कद्दू मैगी की वजह से सारे लोग इसी की दुकान पर जाने लगे। इसके बाप ने ढेर सारे कद्दू उगाकर दे दिए तो हमारी काटने में लग गया। आज रात इसके सारे कद्दू चुरा लेते हैं। उसी रात सामने की दुकान वाले 2-3 लड़के राजू के घर चुपके से आए, लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से गजोधर चाचा आए। अरे राजू बेटा, सो रहा है क्या? जल्दी उठ जा, तुम लोग बहुत बड़े चोर बनते हो। उसके कद्दू चुराने जा रहे थे। इतने में वहाँ पर राजू, सुरेश और गांव के दूसरे आदमी भी पहुँच गए। गांव वालों, ये राजू की कद्दू मैगी से जलते हैं, इसी वजह से ये इसके कद्दू चुराने आए थे। आज के बाद इस गांव में इन लोगों की दुकानें नहीं दिखाई देनी चाहिए। सभी गांव वाले गजोधर की इस बात से सहमत हो गए और अगले दिन से उस गांव में सिर्फ राजू की कद्दू मैगी बिकने लगी और उसका धंधा अच्छा चलने लगा। 1 साल में ही उसने अपना घर रेनोवेशन करा लिया और शादी भी कर ली। अब राजू अपनी पत्नी ममता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। पुनीत को चिकन खाने का बड़ा शौक है, लेकिन उसकी पत्नी मंजू शाकाहारी है। शादी से पहले मंजू ने पुनीत को बता दिया था, देखिए मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं मांस मछली नहीं खाती। अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए तो बना सकती हो ना। मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। लेकिन सुहाग रात के अगले दिन पुनीत की माँ का देहांत हो गया था। माँ की वजह से इस नल्ले पुनीत को पाल रहा था, अब इसे घर से निकालने का वक्त आ गया है। सही कहा, काम वाम कुछ आता तो है नहीं इसे, फालतू में पैसे लेता है बस। पुनीत और उसका बड़ा भाई रोहित एक साथ एक छोटा सा होटल चलाते थे। पुनीत को हिसाब किताब अच्छे से आता नहीं था। रोहित उससे हर एक छोटा बड़ा काम करवाता था और खुद बस बैठकर हिसाब किताब करता था। वो अपने भाई को हिस्सेदारी से निकालना चाहता था, लेकिन उनकी माँ की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब माँ नहीं रही। पुनीत, चल अपना सामान ले और निकल जा इस घर से। निकल जाऊं? लेकिन कहाँ जाऊंगा भैया? अरे मुझे क्या पता, जहां मर्जी चला जा, लेकिन इस घर में तुझे और तेरी बीवी को जगह नहीं मिलेगी, समझा? मंजू ने रोते हुए अपनी जेठानी का पैर पकड़ लिया। दया कीजिए दीदी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ जाऊंगी? इस बैल बुद्धि से शादी ही क्यों की? इसके दिमाग में गोबर है गोबर, कुछ काम धंधा आता नहीं है इसे। फालतू में हर महीने पैसा मिलता है इसे, लेकिन और नहीं। निकल जाओ यहाँ से। रोहित और शीतल ने मिलकर पुनीत और मंजू को घर से निकाल दिया। शीतल ने बस अपने लिए कुछ साड़ी ले ली और खाना बनाने के लिए उसे बस एक हांडी और एक चम्मच मिला। दीदी, एक हांडी और एक चम्मच से मैं खाना कैसे बनाऊंगी? साथ में और कुछ तो दे दो। अरे जा जा, ऐसा क्या बनाएगी तू? इतने सारे बर्तन लगेंगे, खाना तो तुझे सूखे चावल ही है, इसमें ही हो जाएगा। एक हांडी में क्या क्या बन सकता है ये शायद शीतल को पता होता, तब शायद वो हांडी भी ना देती। जो भी मिला उसे समेटकर पुनीत और मंजू नए घर की तलाश में निकल गए। मंजू, माफ कर दो मुझे, मेरी वजह से शादी के बाद ही तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इसमें आपकी क्या गलती है जी? आपको कैसे पता होता कि आपका बड़ा भाई और भाभी ये सब करने वाले हैं?
असल में बचपन से ही मैं बाल बुद्धि हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। भैया हमेशा मुझे डांटते थे। सिर्फ माँ मुझसे प्यार करती थी। माँ की वजह से ही सब कुछ सही चल रहा था। कोई बात नहीं जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा मंजू? न मेरे पास पैसे हैं और ना ही घर। हम कहाँ रहेंगे? क्यों? फुटपाथ पर कितने सारे लोग रहते हैं, हम भी रहेंगे। और पैसा कहाँ से आएगा? अभी हम भीख मांगेंगे, बाद में देखा जाएगा। मंजू ने फुटपाथ पर लकड़ी और अपनी साड़ियों से एक तंबू जैसा बना लिया और उसी के अंदर दोनों रहने लगे। अगले दिन सुबह पति पत्नी भीख मांगने लगे। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हम बहुत गरीब हैं साहब, पैसे दे दो साहब। लेकिन दोनों जवान पति पत्नी को देखकर लोग बोलने लगे, ये देखो देखो इन्हें, इनको बस मुफ्त का खाना चाहिए। हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अरे भाई, कोई काम क्यों नहीं करता तू है? हमें काम कौन देगा साहब, आप देंगे? नहीं नहीं, मेरे पास काम नहीं है, लेकिन काम तो कहीं भी मिल जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन असली वक्त पर सभी कट लेते हैं। वो आदमी भी वहां से चला गया। लेकिन मंजू और पुनीत को अपना पेट भरना था। पास ही में बंटी नाम का 15 साल का लड़का भीख मांगता था। उससे मंजू और पुनीत की दोस्ती हो गई। बंटी कभी पाव तो कभी रोटी लाकर मंजू और पुनीत को खिलाने लगा। भाई, ऐसे ही कोई भीख नहीं देता, उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ती है, एक्टिंग। अच्छा, वो कैसे? कभी लंगड़ा होने की एक्टिंग करो तो कभी अंधे होने की। मैं तो यही करता हूँ। पुनीत को यह आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन पुनीत बंटी के साथ अंधा बनकर भीख मांगने गया और आज उसे पूरे 400 रुपए भीख में मिले। मंजू खुश हो गई। अरे बंटी, तुझ में तो बहुत अकल है, तेरी वजह से आज हमें इतना पैसा मिला। बोल तुझे क्या खाना है? मैंने बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। हाँ, मैंने भी बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। मैं चिकन लाता हूँ। लेकिन कढ़ाई नहीं है। अच्छा ठीक है, ले आइए, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। पुनीत 1 किलो चिकन ले आया और मंजू लकड़ियों के चूल्हे पर हांडी चढ़ा देती है और उसने उसमें चिकन डाल दिया। हांडी में चिकन कैसे बनेगा? पता नहीं, कोशिश करती हूँ। और कुछ है भी तो नहीं। मंजू ने उसी के अंदर अदरक, लहसुन, नमक और सरसों का तेल, हल्दी और मिर्च डालकर अच्छे से मिला दिया और धीमी आंच पर पकाने लगी। घंटों भर चिकन पकने के बाद मंजू ने हांडी का ढक्कन खोला और उसमें से इतनी अच्छी स्मेल आई कि मंजू के मुंह में भी पानी आ गया। अरे वाह, मैंने जिंदगी में पहली बार चिकन बनाया है। स्मेल तो बढ़िया लग रही है। आज खा के भी देख लो मंजू, वैसे भी और कुछ नहीं है। मंजू ने जल्दी जल्दी चावल पकाया और तीनों ने मिलकर हांडी में बना हुआ चिकन खाया। अरे वाह, टेस्ट भी तो बढ़िया है। हाँ मंजू चाची, आपने क्या चिकन बनाया है? ऐसा चिकन मैंने कभी नहीं खाया। मैं भी। हांडी में इतना अच्छा चिकन बनता है, ये मुझे पता नहीं था। 1 किलो चिकन तीनों मिलकर खत्म कर देते हैं। मंजू चाची, आपने इतना अच्छा हांडी चिकन बनाया है, आप यही हांडी चिकन बेचती क्यों नहीं हो? अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा। लोग एक ही तरह का चिकन खाते खाते बोर हो गए। लोगों को ये हांडी चिकन बहुत पसंद आएगा, लेकिन उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत है। बड़ी हांडी चाहिए, चूल्हे के लिए लकड़ी चाहिए, बर्तन चाहिए। कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत है। कहाँ से आएगा पैसा? मैं दूंगा ना। भीख मांग मांग कर बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं मैंने। इसी व्यापार में लगा देता हूँ पैसा। आप मुझे पार्टनर बना लेना। अगले ही दिन से मंजू ने हांडी चिकन बनाना शुरू कर दिया। हांडी चिकन की स्मेल से ही लोग आने लगे। मंजू फुटपाथ पर बैठकर हांडी चिकन बनाने लगी। बंटी और पुनीत लोगों को खिलाने लगे। इसी तरह वो दुकान फुटपाथ हांडी चिकन के नाम से फेमस हो गई। जिस आदमी ने पुनीत और मंजू को कुछ काम करने की सलाह दी थी, वो एक दिन खाने आया और हांडी चिकन खाकर उसने बहुत तारीफ की। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया भाई, है? बहुत स्वादिष्ट चिकन था ये। वाह। इसी तरह 1 साल के अंदर उन लोगों ने दुकान खड़ा कर दी। बंटी उन दोनों के साथ ही रहने लगा। उधर रोहित के होटल में धंधा बंद होने की कगार पर आ गया, क्योंकि पुनीत ही सारा काम संभालता था। सभी कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करके उन्हें खुश रखता था, लेकिन रोहित वो नहीं कर पाया और होटल बंद हो गया। और 1 साल बाद पुनीत ने उस होटल को भी खरीद लिया और इसी तरह हांडी चिकन बेचकर पुनीत, मंजू और बंटी अमीर हो गए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।